नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पठित अपठित गद्यांश इसे समझने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप आज के इस रचनात्मक लेखन पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि प्रश्न पत्र में पठित और अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश में निर्धारित पाठ्यक्रम से अलग गद्य खंड या पद्य खंड देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका अभ्यास करने से भाषा की पकड़ मजबूत बनती है। समझ गया ना आपको? प्रश्न पत्र में अक्सर ऐसे गद्यांश आते हैं जो पाठ्य पुस्तक के होते हैं और कभी-कभी पाठ्य पुस्तक के बाहर के भी गद्यांश आपको प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं। जो गद्यांश पाठ्य पुस्तक का हो उसे पठित गद्यांश कहते हैं, लेकिन जो गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक का ना हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं पठित और अपठित गद्यांश को हल करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। क दिए गए गद्यांश या पद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ख पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। ग प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तथा सरल भाषा में देने चाहिए। घ गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। अंग शीर्षक का संबंध विषय वस्तु के साथ होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप जब भी पठित और अपठित गद्यांश को हल करेंगे तब इन बातों का ध्यान आपको रखना अनिवार्य है। तभी तो गद्यांश सही मायने में सही सिद्ध हो सकता है और जो भी आप हल करेंगे प्रश्नों के उत्तरों को वह भी सही होंगे। अर्थात इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए अब देखते हैं पठित अपठित गद्यांश किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार से पठित और अपठित गद्यांश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला है पठित अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसे और दूसरे प्रकार से इस प्रकार पूछा जा सकता है, पठित अपठित गद्यांश के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। आइए एक अपठित गद्यांश का उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है जिसे हम पढ़ेंगे। आइए आप भी मेरे साथ पढ़िए। एक कौवे ने मोर के पंख लगा लिए और अपने को मोर समझकर मोरों की एक टोली में जा घुसा। उसे देखकर मोरों की टोली ने उसे फौरन पहचान लिया। फिर क्या, दूसरे ही पल सारे मोर उस पर झपट पड़े। चोंच मारकर उसे अपनी टोली से दूर भगा दिया। रोता हुआ कौवा अपने घर में वापस लौट आया। उसके अपने दोस्त भी उसकी इस हरकत से नाराज हो गए थे। वे भी उस पर टूट पड़े। सारे कौवों ने मिलकर उसके पंख नोच डाले। इसी को कहते हैं नकल को अकल कहाँ। जैसा कि हमने गद्यांश को हल करते समय ध्यान में रखने वाली बातें इसमें पढ़ा था कि गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए
उसका भाव समझ लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमने गद्यांश पढ़ लिया। इस आधार पर प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह पहला प्रकार है जिसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर हमें लिखने हैं एक वाक्य में। जैसे, कौवे ने किसके पंख लगा लिए? कौवा कहाँ जा घुसा? मोरों ने कौवे को किस प्रकार अपनी टोली से दूर भगा दिया? रोता हुआ कौवा कहाँ लौट आया? गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। यदि आपने गद्यांश बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप जल्दी हल कर सकते हैं। आइए हम उत्तर भी मिलकर हल कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए तो सभी प्रश्नों के उत्तर हमने किस प्रकार लिखे हैं। कौवे ने किसके पंख लगा लिए? कौवे ने मोर के पंख लगा लिए। पूरे वाक्य में बच्चों आपको उत्तर लिखना होगा, क्योंकि गद्यांश में जो प्रश्न दिए जाते हैं उन सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित किया हुआ होता है। अगला प्रश्न है, कौवा कहाँ जा घुसा? कौवा मोर की टोली में जा घुसा। मोरों ने कौवे को किस प्रकार अपनी टोली से दूर भगा दिया? मोरों ने कौवे को चोंच मारकर अपनी टोली से दूर भगा दिया। रोता हुआ कौवा कहाँ लौट आया? रोता हुआ कौवा अपने घर में वापस लौट आया। गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। अब आपको इस गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसमें का जो भाव निकल रहा है उसके आधार पर संक्षिप्त और सरल शब्दों का प्रयोग करके शीर्षक आपको देना है। जैसे हमने शीर्षक दे दिया, नकल को अकल कहा। तो यह था बच्चों अपठित गद्यांश का एक नमूना। आइए अब हम अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी की भाषा माधुरी का एक गद्यांश लेते हैं। यह हमारी पाठ्यपुस्तक का गद्यांश है, इसीलिए यह पठित गद्यांश होगा। आइए इसे पढ़ते हैं। स्कूल के सामने एक पीपल का पेड़ है, जहाँ पे एक डोकरी बैठती है। आराम करने के लिए नहीं, उबली हुई बेर बेचती है वो। मम्मी से रोज 2 रुपए लेकर जाती हूँ और मज़े से खाती हूँ। पीपल के नीचे संभल के जाना पड़ता है। जमीन पर धूल कम, चींटे ज्यादा है। काट ले तो देर तक जलन होती रहती है। चींटे तो मुफ्त का खाना खाते हैं। पीपल अपने फल के बदले उनसे पैसे थोड़ी लेता है। तुम यह तो नहीं समझ रही कि मैं चींटे खाने के 2 रुपए लाती हूँ। मैं उबली हुई बेर की बात कर रही हूँ। वहाँ सामने जो दुकान थी उसमें टॉफी बिस्किट मिलते थे, पर उनमें वो मज़ा नहीं था। बच्चों, यह रहा हमारा पठित गद्यांश। अब इस गद्यांश के आधार पर जैसा कि हमने कहा कि गद्यांश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए और दूसरा विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। तो आज मैं आपको गृह कार्य के रूप में विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए इस गद्यांश को दे रही हूँ। आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 विकल्प नीचे दिए हैं, उनमें से जो सही है उसका चुनाव करना है। या तो आप सही का निशान लगाइए या अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिए। आइए हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। पीपल का पेड़ कहाँ था? विकल्प है पाठशाला के सामने, घर के सामने, बगीचे के सामने। अगला प्रश्न है डोकरी क्या बेचती थी? विकल्प है बेर, चॉकलेट, आम। अगला प्रश्न है पेड़ के नीचे क्या थे? विकल्प है मकोड़े, चींटे, सांप। अगला प्रश्न पाठशाला के सामने की दुकान में क्या मिलते थे? विकल्प है टॉफी बिस्किट, पापड़, मिठाई। और अंतिम प्रश्न है नीचे शब्द का विलोम शब्द लिखिए। आपको नीचे का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है। तो बच्चों, यह है आपका गृह कार्य। मुझे विश्वास है कि आपको आज का रचनात्मक लेखन का
पठित अपठित गद्यांश का यह भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।